हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह राजावत टीपीएस स्कूल सपोर्ट्रा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन 11वीं क्लास में केमिस्ट्री की पहली यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। यूनिट का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की डेफिनेशन लिखी थी मैंने, वापस बता रहा हूँ मैं। और एक सभी स्टूडेंट्स पेन कॉपी लेकर बैठे साथ में, और जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ नोट्स बनाते चलें अपना। क्लियर? तो कल अपन ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पदार्थ क्या होता है मैंने बताया था आपको, वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तथा वे वस्तुएं स्थान घेरती हों, क्या कहलाता है? पदार्थ। जैसे कि ये मार्कर क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और यदि मैंने इसको कहीं रख दिया है तो ये स्थान घेरता है। अपन भी एक पदार्थ ही है, क्योंकि अपना भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और अपन भी कहीं जैसे सो जाएं तो कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। और यहाँ पर पदार्थ का वर्गीकरण किया है मैंने दो गुणों के आधार पर। वापस देख ले एक बार। पहला गुण लिया है मैंने भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा किया है मैंने रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के अब सबसे पहले ये भौतिक गुण क्या होते हैं, ध्यान से सुने, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। किसी पदार्थ के वे गुणधर्म, किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ में बिना परिवर्तन के ही माप सकते हैं, मतलब जिनका मापन पदार्थ में बिना परिवर्तन के ही किया जा सकता है। जैसे रंग, गंध, घनत्व, श्यानता, क्वथनांक, गलनांक, ये सारे गुण क्या हैं? भौतिक गुण हैं। कौन कौन से बोला मैंने? रंग, गंध, घनत्व, श्यानता, क्वथनांक, गलनांक, ये सारे, विलेयता, ये सारे गुण क्या है? भौतिक गुण हैं। क्लियर? और इन भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला पार्ट है इसका, वो है ठोस, जिसे अपन सॉलिड कहते हैं। दूसरा पार्ट है द्रव, जिसे अपन लिक्विड कहते हैं। और तीसरा पार्ट है गैस। ठीक है? देखो, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है? कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को अवयवी कण कहा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को अवयवी कण कहा जाता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं वो इस मार्कर के क्या होंगे? अवयवी कण होंगे। ठीक है? देखो, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस पदार्थों में अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। बिल्कुल समीप होते हैं, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में। मतलब ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होता है। क्लियर? भाई, प्रबल आकर्षण बल है तभी तो ये एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है? पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने ठोस के बारे में, कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर? देखो, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थों का आकार और आयतन, ठोस पदार्थों का
आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित। आकार भी निश्चित होता है और आयतन, ये आयतन क्या है? किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया जो स्पेस है, एरिया है, वही क्या है? आयतन है। ठीक है भाई, जैसे मैंने मार्कर को रख दिया टेबल पर, तो इसने कितना एरिया घेरा है, वही क्या है? आयतन है। तो ठोस पदार्थों का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? पहली बात क्या कही अपन ने कि ठोस पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं? बहुत प्रबल होते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं अपन? ठोस पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? ठोस पदार्थों का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसका आयतन यहाँ भी निश्चित है, चाहे इसको कहीं भी ले जाओ आयतन तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। ठोस पदार्थ का आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। तो लैरिंगोफेरिंक्स जैसे मार्कर हो गया ये मेरा हाथ में, क्या कहा जाता है? पत्थर, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सारे क्या है? ठोस पदार्थ है। क्लियर? और इस वाले पार्ट को क्या? दूसरी बात करते हैं अपन द्रव की। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? द्रव पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, हो गया। तो इस प्रकार से ग्रसनी के कितने ठोस पदार्थ द्रवों में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, देख लो ध्यान से, वो ठोस पदार्थों के अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या होता है? दुर्बल। तभी तो देखो दुर्बल है, यहाँ तो अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल था, तभी तो अवयवी कण एक दूसरे से क्या चिपके हुए हैं। यहाँ पर अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा सा दुर्बल हो गया है, तो देखो अवयवी कणों के मध्य क्या आ गया? अंतराल, थोड़े अवयवी कण थोड़े दूर हो गए हैं। और इसके अलावा इसमें एक अस्थि और पाई जाती है, उसका नाम है नेजल। दूसरी बात लिखिए द्रवों के बारे में, ये जो अस्थियां है वो नेजल द्रवों का किसमें पाई जाती है? आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। उसमें ये अस्थियां पाई जाती है। आयतन तो 1 लीटर दूध है और नेजल, ठीक है भाई, 1 लीटर पानी है, होती है, चाहे उस 1 लीटर पानी को आप किसी बर्तन में डाल दीजिए तब भी उसका आयतन क्या है? 1 लीटर है। चाहे अपन 1 लीटर पानी को किसी बोतल में डाल दें तब भी उसका आयतन क्या है? 1 लीटर ही है। तो द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने पानी को किसी 1 लीटर के गिलास में डाला तो उसने उस गिलास का आकार ग्रहण कर लिया है, और उसी 1 लीटर पानी को आपने बोतल में डाला तो पानी ने बोतल का आकार ग्रहण कर लिया है। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित है, आयतन तो 1 लीटर है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव पदार्थ को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे कि दूध, पानी, क्लियर, तेल, ये सारे क्या है? द्रव पदार्थ। अब बात करते हैं अपन ठोस पदार्थ की, सॉरी गैस की। तो गैस में अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं। गैस पदार्थों में, पदार्थों की गैसीय अवस्था में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो सबसे दुर्बल होता है। तभी तो गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, गैसों के अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। भाई यहाँ तो अवयवी कण बिल्कुल चिपके हुए हैं क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? प्रबल है। यहाँ पर अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल हो गया है तो थोड़े अवयवी कण क्या हो गए हैं? दूर। और यहाँ पर देखो अवयवी कण बहुत दूर हो गए हैं, इसका मतलब क्या है? पदार्थ की गैसीय अवस्था में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? दुर्बल। क्लियर? एक बात और सुने गैस के बारे में,
गैस पदार्थों की गैसीय अवस्था में न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। दोनों आकार और आयतन क्या होते हैं? अनिश्चित। देखो, यदि कमरा है, ठीक है, और यदि इस कमरे में मैंने एक इत्र की शीशी खोल दी है, तो इत्र पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो इत्र क्या है? गैस है, जो कि पूरे कमरे में फैल गया। पहले तो उसने किसका आकार ग्रहण कर रखा था? शीशी का। अब किसका कर लिया है? कमरे का। पहले तो वो किस में था? एक शीशी में, तो अब कहाँ गया? कमरे में। तो न तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। तो मैंने क्या कहा है? गैसों का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्लियर? जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी क्या है? गैसें हैं। क्लियर? वापस सुन लें एक बार। ठोस अवस्था क्या है? मैंने क्या बताया है? पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के मध्य क्या है? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है। और जब प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है तो अवयवी कण एक दूसरे से क्या है? चिपके हुए हैं। इन पदार्थों का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव के बारे में क्या लिखा अपन ने? कि द्रव पदार्थों में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल जो है वो ठोसों की अपेक्षा क्या है? दुर्बल है, जिससे अवयवी कण क्या हो गए? थोड़े दूर हो गए हैं। और अवयवी कण दूर हो जाने के कारण देखो, ये यहां पर व्यवस्था बिल्कुल, इसमें बिल्कुल गैप नहीं है बीच में। इसमें देखो, बिल्कुल बीच में क्या आ गया है? गैप आ गया है। दूसरी बात क्या लिखी? द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। आयतन तो क्या होता है? निश्चित। लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित। क्लियर? तीसरी बात, यहां पर गैसीय अवस्था में पदार्थों के अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? बिल्कुल दुर्बल है। अणु बहुत दूर दूर हो गए, अवयवी कण बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो इस अवस्था में न तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। यहाँ पर कुछ भी उदाहरण, जैसे पत्थर, ईंट, टेबल, कुर्सी, मेज, यहाँ पर पानी, दूध, तेल, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। सुने मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में सुने। किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिनका मापन करने के लिए पदार्थ में परिवर्तन होना आवश्यक है। यहां पर भौतिक गुणों का मापन करने के लिए पदार्थ में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों का यदि मापन करना है तो उस पदार्थ में परिवर्तन होना जरूरी है। तो अपन क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें मापने के लिए उस पदार्थ में परिवर्तन होना आवश्यक है, रासायनिक गुण कहलाते हैं। और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांट दिया है मैंने, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्लियर? शुद्ध पदार्थ क्या है इसके बारे में समझे। क्या है शुद्ध पदार्थ? वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, फिक्स अनुपात होता है। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित हो, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मैंने क्या कहा है? वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित हो, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को मैंने दो भागों में बांट दिया है, तत्व और यौगिक। अब समझें तत्व क्या है। तत्व क्या है वो देखें। एक ही परमाणु से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अब तत्व एक परमाणुक भी हो सकते हैं,
द्विपरमाणुक भी हो सकते हैं और बहुपरमाणुक भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने तत्व, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल, है ना। जैसे मैंने लिखा हीलियम, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, सोडियम। जैसे मैंने लिखा, ये देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे मैंने लिखा सल्फर, फास्फोरस। अब देखो मैंने क्या कहा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। वर्तमान में आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। क्लियर? वर्तमान में जो आवर्त सारणी है इसमें कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। अब देखो जैसे मैंने लिखा हीलियम, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे तत्व जो हैं, कार्बन लिख सकता हूं आगे, ये सारे तत्व कैसे एक परमाणुक है कि एक ही परमाणु है इनमें। H2N2O2 कैसे हैं? द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन H2, H2 में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? 2, लेकिन एक ही प्रकार के हैं दोनों। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही प्रकार के तत्वों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तो यहां पर बात करता हूं मैं H2 की, तो H2 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, लेकिन है तो एक ही प्रकार के, तो ये क्या है? तत्व है। N2 में कितने हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, दोनों ही समान हैं। O2 में दोनों ही समान है। तो ये एक परमाणुक तत्व हैं, ये द्विपरमाणुक तत्व हैं और ये बहुपरमाणुक तत्व हैं। S8, सल्फर में S8, सल्फर के कितने? 8 परमाणु हैं, है तो सारे सल्फर के ही। फास्फोरस P4, फास्फोरस में P4 का मतलब फास्फोरस के 4 परमाणु उपस्थित हैं। तो ये हो गया तत्व कैसे हो सकते हैं? एक परमाणुक, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक। अब तत्वों को अपन आगे भी 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में आवर्त सारणी में जो बाईं ओर उपस्थित तत्व हैं वो सारे क्या है? धातु। आवर्त सारणी में दाईं ओर उपस्थित तत्व हैं वो क्या है? अधातु। और बीच में सीढ़ी नुमा ऐसी एक स्ट्रक्चर बनती है, उस सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर पर जो भी तत्व उपस्थित हैं उन्हें अपन ने क्या रख दिया? उपधातु में। धातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुओं के कुछ गुण होते हैं, जैसे चमक, धातु में क्या होती है? चमक। ध्वनि का गुण होता है, ध्वनिक का गुण होता है। आधात वर्धता आपने पढ़ा होगा, धातुओं पर यदि चोट मार दें तो धातुएं चादर के समान फैल जाती हैं। चालकता का गुण पाया जाता है धातुओं में। क्लियर? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पर, सोडियम धातु है, पोटेशियम, औरम सोना, सिल्वर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? धातु के। कॉपर, जिंक, ये सारे क्या हैं? धातु हैं। अब बात करते हैं अधातु की। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन। देखो किसी भी परमाणु में, एक बात बता देता हूं मैं आपको, इधर देखें, ये कोई तत्व लिया है मैंने, मुझे इसका पता नहीं है कि ये धातु है कि अधातु है, ए, और एक मैंने तत्व लिया है बी। तत्व ए के बारे में क्या कह रहा हूं कि ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो कैसा आवेश आता है? धन आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु। बताया मैंने। अब बी है, और बी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो यहां पर कैसा आवेश आएगा? माइनस आवेश।
तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले तत्व क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, आगे ऑक्सीजन ले लीजिए, ये सारे क्या हैं? अधातु हैं। फ्लोरीन, हैलोजन क्या हैं? सारे अधातु तत्व हैं। उपधातु तत्व की बात करते हैं, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का ही गुण दर्शाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सारे क्या हैं? उपधातु हैं। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या है? अभी मैंने तत्व के बारे में क्या बताया? वे तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। क्लियर? यौगिक के बारे में क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुने आप। एक दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने पर बने शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलने पर बने शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? जैसे देखो यौगिक के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर, H2O, CH4 जल, मेथेन, अमोनिया, NH3। ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? यौगिक के उदाहरण हैं। देखो यहां पर कोई पात्र लिया है मैंने, ये देखो ये कोई पात्र है और इसमें जल भरा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे H2O के अणु होंगे। अब देखो इस पूरे पात्र में H2O है और H2O में, सभी H2O में तत्वों का निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो सब में अनुपात क्या है? 2:1, निश्चित रासायनिक अनुपात है। मेथेन की बात कर लीजिए, कार्बन कितना है? 1, CH4 कितने, सॉरी कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने? 4। तो अनुपात क्या है? CH4 1:4। भाई यदि यहां पर मैंने मेथेन गैस भर दी है तो यहां पर मेथेन के बहुत सारे अणु हैं CH4 के, तो सभी मेथेन के अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 1:4। ऐसे अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस किसी पात्र में भरी हुई है तो उसके सभी अणुओं में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हुआ? 1:3। तो मैंने क्या बोला है? दो या दो से अधिक, ये देखो ये तो दो ही लिए हैं मैंने, दो से अधिक भी ले सकते हैं। C11, H22, जैसे मैंने ग्लूकोज लिखा, C6, H12O6, 2 से अधिक ले लिए। अनुपात देख लीजिए आप, 1:2:1। ग्लूकोज में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, 12, 6, तो अनुपात लगाएं अपन 1:2:1। तो आप ग्लूकोज को घोल दीजिए तो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:2:1 है, बिल्कुल है। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? यौगिक हो गया है। तो मैंने क्या बोला यौगिक के बारे में? दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने पर जो शुद्ध पदार्थ बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। क्लियर? बात करते हैं मिश्रण की। अभी मैंने कहा
कि वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इस मिश्रण को मैं अशुद्ध पदार्थ भी कह सकता हूं, ये ध्यान रखें, अशुद्ध पदार्थ कह सकता हूं मैं इसको। देखो, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या यौगिकों, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दें अपन, कोई अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला दें, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण भी दो प्रकार के हैं, एक समांगी मिश्रण है, दूसरा विषमांगी मिश्रण है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें, देखो यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सबसे पहले इससे समझें आप। ये देखें, एक गिलास लिया है मैंने ये, और इसमें ये पानी है, पानी या जल प्लस चीनी, दोनों को घुला दिया और कोई अनुपात फिक्स नहीं है, तो ये क्या बन गया? मिश्रण। ठीक है, अब बात करता हूं मैं समांगी मिश्रण की। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान हो। अब मैंने एक गिलास पानी में चीनी घोल दी है और उसको पूर्ण रूप से घोल दिया है, तो आप इस मिक्सचर में से यहां से इसका टेस्ट चेक कीजिए तब भी वही टेस्ट होगा, बीच में से कीजिए तब भी वही टेस्ट होगा, और लास्ट में से यहां से तले में से कीजिए तब भी वही टेस्ट होगा। तो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। क्यों कहा मैंने समांगी मिश्रण? क्योंकि समांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसके गुणधर्म सभी जगह समान होते हैं, मतलब ऐसा मिश्रण जिसके गुणधर्म एक समान होते हैं। यहां पर दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव, अब कोई जरूरत थोड़ी मिक्स की इसमें मिश्रण में अपन दो ही प्रकार के अवयव लें। भाई इसमें मैंने पानी मिला दिया है, चीनी मिला दिया है, इसमें मैं नमक भी मिला सकता हूं, इसमें मैं और कुछ भी मिला सकता हूं, नींबू भी मिला सकता हूं, बन गई शिकंजी। ठीक है, तो यहां पर मिश्रण में एक से ज्यादा अवयव भी हो सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, मतलब इन अवयवों को पृथक करना आसान नहीं है। जैसे चीनी घोल दी है पानी में, क्या आप चीनी को पानी से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, देखो चीनी व पानी का मिश्रण। दूसरा एग्जांपल लिखा, पानी व नमक का मिश्रण। वायु, ये याद रखें, वायु कैसा मिश्रण है? एयर कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। क्लियर? देखो विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, उल्टा कर देंगे अपन। ऐसा मिश्रण जिसके गुणधर्म एक समान नहीं हो, क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। अभी अपन ने क्या कहा? ऐसा मिश्रण जिसके गुणधर्म समान हो, समांगी।
जिसके गुणधर्म समान नहीं हो विषमांगी। सीधी सी बात है। जैसे देखो उदाहरण मैंने लिखा पानी व तेल का मिश्रण, है ना भाई। यहां पर तो पानी में चीनी घोली, चीनी और पानी एक दूसरे में घुल गए हैं पूर्ण रूप से। क्या तेल पानी में घुल जाएगा? तेल आपको अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा पानी व रेत का मिश्रण, देखना बोर्ड दिख रहा है। पानी व रेत का मिश्रण। और एक और मैंने एग्जांपल दिया पानी व पेट्रोल का मिश्रण। तो ये सारे मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण है। वापस देखें, समांगी मिश्रण में सभी अवयव एक दूसरे में मिश्रित रहते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण में सभी अवयव एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक और लिखा पानी व कंकड़ का मिश्रण। पानी में आप कंकड़ मिला दीजिए तो पानी आपको अलग दिखेगा, कंकड़ आपको अलग दिखेगा। तो इस मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना आसान नहीं है, लेकिन इसमें से पृथक करना आसान है। क्लियर? तो ये आज आपने पढ़ा है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को मैंने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। किस? भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया? 2, तत्व और यौगिक। तत्व को कितने भागों में? धातु, अधातु और उपधातु। मिश्रण को कितने भागों में? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर बैठे और ये साथ साथ लिखते चले मेरे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में मैंने क्या बोला, ये आप साथ साथ लिखते चलें। क्लियर? यदि किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो वो वीडियो को पॉज करके देख सकता है। ठीक है। तो ये आज आपका पदार्थ का वर्गीकरण पूरा हो गया है। क्लियर? इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।